तो बजिंग स्टॉक की बस जहां जहां बनी उनमें पहला स्टॉक है एचयूएल का। तिमाही नतीजे आए कंपनी के, क्या पता चला एचयूएल में? पता ये चला कि तिमाही नतीजे बाजार अनुमान से कमजोर रहे। भाई रहने ही थे, कमेंट्री आप सुनिए लगातार, रूरल से दिक्कत आ रही है, रूरल इंडिया से। Q3 में आए 0.3% घटी, मुनाफा 1% बढ़ा। क्या मतलब है? मतलब ये है कि भैया आय घटी, मुनाफा बढ़ा, प्राइस बढ़ाए, कंपनी ने प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ाए जिससे उनके मुनाफे बढ़े। कामकाज के लिए माहौल चुनौतीपूर्ण है, मैनेजमेंट का ये कहना है। कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि एचयूएल एक ऐसी कंपनी है जिसका ग्रामीण भारत से बहुत सारा बिजनेस आता है। अगर आप मनी सेंटर लगातार देख रहे हैं तो हम ग्रामीण भारत में जो चुनौतियां बनी हुई हैं, बुआई पिछड़ी हुई है, आप जानते ही हैं। बुआई पिछड़ी है, इसका मतलब क्या है कि अभी खेती के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। मानसून कैसा गया? ऊपर ऊपर आपको लगा होगा ओवरऑल तो सामान्य था, लेकिन अगर आपने विस्तार से सुना होगा तो हमने आपको बताया कितने जिले ऐसे जहां बारिश नहीं हुई, कितने जिले ऐसे जहां ज़्यादा बारिश हो गई। तो एचयूएल के लिए तो दिक्कत होनी है, वही कहा गया है। रेटिंग आउट परफॉर्म से घटाकर अंडर परफॉर्म कर दी सीएलएसए ने। लीजिए साहब, एक कहते हैं ना मरते को चार लाते हैं, और एक तो वैसे ही स्टॉक दिक्कत में था, रूरल इंडिया से डिमांड का चैलेंज था, सीएलएस ने और डाउनग्रेड कर दिया। ये है इसका बस। अब इस पर नजरिया क्या है ये पूछते हैं डॉक्टर साहब से। सर, क्या आप कहेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर पहला स्टॉक आज बस का 2484 रुपए पे कारोबार कर रहा है, 3% नीचे है नतीजों के बाद? देखिए, बिल्कुल आपने यहाँ पर शुभम जी क्लियर कट बता दिया है, तो मुझे लगता है रिपीट करना ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ मैंने एक स्ट्रैटेजी सोची है जिससे आपको मैं कहूंगा, जैसे मैंने आपको एलआईसी में एक स्ट्रैटेजी बताई थी। हालांकि ओवरऑल व्यू की बात करें तो देखिए, हिंदुस्तान एचयूएल जो है वो बहुत ज्यादा कुछ बहुत वीकनेस नहीं दिखाएगा, लेकिन हाँ ये है कि आपको रैली नहीं दिखाई तो मजा नहीं आया। तो यहां पर इस स्टॉक के कंपैरिजन में दो स्टॉक मिल रहे हैं, वो है एवरेस्ट इंडिया के। मैं आपका चाहूं तो कहूं कि आप दूसरे सेगमेंट पे चले जाएं, लेकिन मैं कहूंगा अगर आप एफएमसीजी में हैं तो आप एफएमसीजी में रहिए। वो चल रहा है 1335 रुपए के पास, तो आप दो शेयर खरीद सकते हो, तो आप खरीद लो और पोजीशन को चेंज कर लो। आपको लॉस भी रिकवर करा देगी, प्रॉफिट भी दिला देगी। और इसका एवरेस्ट इंडिया का टारगेट है, एवरेस्ट इंडस्ट्रीज का टारगेट है 1600 रुपए। तो आपका सब कुछ कवर भी हो जाएगा, नुकसान भी आपका कम हो जाएगा। हाँ, एचयूएल अभी इन लेवल से अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ी गिरावट और बढ़ सकती है। अब लेवल कहां पे फोकस करने लायक है? लेवल अगर मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि समय के साथ यहां पर आपको बाइंग मोमेंटम दिखेगा, लेकिन वो भी 2100 और 2200 या फिर 1800 तक के दिखा सकता है। तो इतना बड़ा फॉल मैं नहीं देखना चाहूंगा, मैं चाहूंगा उससे पहले निकलना। तो आप चेंज कर लीजिए पोजीशन को, जो लोगों ने अपनी पोजीशन रखी वो भी चेंज कर सकते हैं और बेहतर मुनाफा स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। देखिए, रवि जी जैसे सलाह शायद बाजार में और लोग भी दे रहे हैं, रवि जी जैसा नजरिया शायद बाजार में और लोग भी रख रहे हैं। शायद यही वजह है उस दिन जिस दिन एचयूएल 3.5% नीचे है, एवरेस्ट इंडस्ट्री उसी दिन 4.5% ऊपर है। यानी कि पैसा वहां से निकल के शायद इधर जा रहा है। आपकी बात सुनने लगे हैं सर लोग, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन सर एक चीज आपने नहीं बताई, एवरेस्ट इंडस्ट्री में आपने ये तो कहा 1600 रुपए तक का टारगेट है, कोई स्टॉप लॉस भी तो होगा सर? देखिए, इस समय एवरेस्ट इंडस्ट्रीज 1330 के पास चल रहा है, तो क्लोजिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर 1250 का लेके चला जा सकता है। लेकिन शुभम जी बड़ा कॉन्फिडेंट हो कि इसकी जरूरत इस पे नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी बिल्कुल। फिर भी आप लेवल स्टॉप लॉस का ध्यान रख सकते हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी, हम भी यही चाहते हैं, बिल्कुल जरूरत ना पड़े। अगला स्टॉक जो बजिंग स्टॉक में है वो है आरबीएल बैंक। क्या हुआ? Q3 में एनआईआई यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम 21% बढ़ी, मुनाफा 11% बढ़ा, और Q3 में एनआईआई जो है वो 21% बढ़ा। प्रोविजनिंग 56% बढ़कर कितने करोड़ रुपए हो गई? करोड़ रुपए मिसिंग है, लेकिन आज 56% इनकी प्रोविजनिंग बढ़ गई। ये अच्छी खबर नहीं है। नए एनपीए में साल दर साल 9.5% की वृद्धि हुई, ये भी कंपनी के लिए अच्छी खबर नहीं है। सेल रेटिंग को बरकरार रखा है सिटी ने। सिटी का कहना है कि भैया इस स्टॉक से निकल जाना ही बेहतर है। 269 रुपए भाव है, 1.5% की तेजी है। सर क्या नजरिया, आप क्या कहना चाहेंगे? शुभम जी, एक इसके लिए मैं एक हिस्ट्री में बात कर दूं कि लाइफ में आज तक मैंने कभी आरबीएल बैंक को बाय का रिकमेंडेशन दिया नहीं है, ये हमारे सारे दर्शक जानते होंगे। और उसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं से यही रही है। अभी फिलहाल इसके गिरावट के ट्रेंड में जाते हैं तो 240 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है। इस समय चल रहा है 270 रुपए। मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 240 रुपए। स्टॉप लॉस देखते हैं तो
90 रुपए के बीच का स्टॉप लॉस आप लेकर चल सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड में 1:2 का ही बैठ रहा है, लेकिन फिर भी स्टॉक में कॉन्फिडेंस नहीं है, गिरावट अभी और होगी और जो ये इम्पैक्ट है वो और बढ़ेगा। और देखिए आरबीएल से जुड़ी एक खबर आई थी, हमने मनी सेंट्रल में इसको कवर भी किया था कि इसने 800 रुपए के अपने जो स्ट्रेस क्रेडिट कार्ड के लोन थे वो कोटक बैंक को बेचे थे। तो देखिए पहले तो जो स्ट्रेस लोन थे वो बेचे और अगले की प्रोविजनिंग 56% बढ़ गई। तो आप सोचिए कि अगर आप केवल इस चीज़ को देख रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड बट रहे हैं, लोन बांटा जा रहा है, ये भी तो देखिए पीछे मुड़कर कि भैया प्रोविजनिंग भी बढ़ रही है, कोटक बैंक को स्ट्रेस सेल लोन भी बेचे जा रहे हैं, वो भी क्रेडिट कार्ड के लोन बेचे जा रहे हैं। तो बैंक की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, निकल जाइए, बहुत आपको बहुत ज़्यादा इसमें रुकने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी ट्रेनें पकड़िए रवि सर की भाषा में और उन ट्रेनों को पकड़ के नया मुनाफा कमाइए। इरिडा ये एक ऐसा स्टॉक है जो लगातार, मुझे नहीं लगता आज ही बज़ बना हुआ है, जब से आईपीओ आया है इस स्टॉक का बज़ ही बज़ है, कोई ना कोई खबर है, लगातार तेजी है। इरिडा का क्या है कि भाई शेयर ने आज रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छुआ, अपना नया हाई बना दिया। मैंने कहा ना ये लगातार बना हुआ है। Q3 के नतीजे से पहले 148.90 का हाई छुआ। अभी तो नतीजे आए नहीं है, नतीजे तो आने दीजिए। चलिए फिर क्या होगा, और तेजी दिख सकती है। Q3 के नतीजों में मजबूत ग्रोथ का अनुमान है, एक्सपर्ट ऐसा कह रहे हैं। अभी हमने एक सवाल भी लिया, 125 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट आया है, छोटी अवधि में इसके जो लक्ष्य एक्सपर्ट सलाह दे रहे हैं 172 रुपए तक के दे रहे हैं। अभी एक सवाल भी इरिडा पे आया था जिसमें रवि सर ने भी कहा था कि भाई आप इसको पकड़िए, 20 रुपए ऊपर तक भाव जाएगा। 10% का ऊपर सर्किट आज भी लगा, लेकिन ऊपरी सर्किट लगना इस शेयर के लिए कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं है, अब तो आदत सी हो गई है। सर आगे आप क्या कहेंगे इरिडा के लिए? देखिए, जिसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसकी तो बल्ले बल्ले है, और जिसने बाहर अगर बैठे हुए हैं तो उनको दुख जरूर हो रहा होगा, लेकिन मेरी मनोकामना होगी कि आपको धीरे धीरे ये स्टॉक मिले। लेकिन यहां से अभी जो 170-72 के लेवल आ रहे हैं, उन लेवल्स के आसपास आता है तो मनी नाइन पे तैयार रहिए। हो सकता है शायद वहां पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की जरूरत पड़े, क्योंकि डिप अगर आएगी तो फिर दोबारा एंट्री का मौका मिलेगा, लेकिन अभी फिलहाल तो तेजी है और तेजी को ही स्वीकार करना चाहिए। देखिए इन स्टॉक्स को डिस्कस करना और ज़रूरी भी क्यों होता है, इरिडा को, एचयूएल को, आगे मैं पेटीएम अगला शेयर लेने वाला हूं इनको, क्योंकि इनमें रिटेल होल्डिंग बहुत है। और मनी नाइन का पूरा प्रयास ये है कि जो हमारे छोटे निवेशक हैं, जिनकी रिटेल होल्डिंग जिन शेयरों में ज़्यादा है, निश्चित तौर पर उनमें ज़्यादा लोगों ने शेयर ले रखे हैं, तो इन पर हम ज़्यादा गौर से नज़र रखते हैं। हमारी न्यूज़ रूम का, हमारे एडिटर का ये पूरा नज़रिया होता है कि भाई ठीक है, आप बड़े शेयर भले ना लें एफआईआईज वाले, लेकिन रिटेल जिनमें फंसा है, रिटेल जिनको होल्ड करता है, उनको आप जरूर लीजिए। तो चलिए इसी कड़ी में अगला शेयर हम लेते हैं पेटीएम। पेटीएम में क्या हुआ, Q3 में घाटा 392.1 करोड़ से घटकर 221.8 करोड़ रुपए रहा, यानी कि घाटा घटा। मुनाफे में हम अभी भी नहीं आए, घाटा घट गया Q on Q बेसिस पर। कामकाजी मुनाफा 31 करोड़ से बढ़कर 219 करोड़ रुपए रहा। ठीक है, ईयर ऑन ईयर जो कामकाजी मुनाफा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, ठीक है, वो इतना रहा। CLSA ने रेटिंग अपग्रेड की है, लक्ष्य बढ़ाकर 960 रुपए कर दिया है। ठीक है, एक पेटीएम पे सर डिस्कशन करते हैं। आज 3% उछला है, मुझे लगता है ये नतीजों के बाद जो कामकाजी मुनाफा बढ़ा है। 197 कम्युनिकेशन का शेयर इस समय 790 रुपए पर काम कर रहा है। 52 वीक हाई अभी भी 1000 रुपए के आसपास था, 998 रुपए, वहां से अभी भी नीचे। आईपीओ तो खैर अभी भूल जाइए, वो किसी और दिन बात करेंगे। आईपीओ वाले भाव तो पता नहीं कब लौटेंगे। क्या नजरिया आपका है इस पे? अब देखिए शुभम जी, इस स्टॉक में कुछ डिस्कस करने के लिए है नहीं। जब 1000 रुपए के पास था आपके इसी प्लेटफॉर्म पे बहुत से लोगों ने मैंने आपको एक सावधान भी किया था कि अब वापस से आपको ये सारे यूट्यूबर्स, ये सारे सोशल मीडिया पे न्यूज फैलनी शुरू हो जाएगी कि ये अपने अब ये नया हाई बनाएगा, 1800 रुपए आ जाएगा। हकीकत कहाँ है, वही आपको दिखाई दे रही है। ये न्यूज जो अभी ये इस समय आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सब निकलने के लिए यूज कर रहे हैं। अगर पाप को छुआ नहीं तो छोड़ दीजिए, और मुझे ऐसा लगता नहीं कि इस स्टॉक में कुछ मिलने वाला है। पेटीएम की सर्विस का फायदा लीजिए, लेकिन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की मत सोचिए, नहीं तो जितना डिस्काउंट लिया था बोनस के साथ यहां पर दे देंगे। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक से दूरी बनाकर रखिए। वापस 790 चल रहा है, 600 रुपए के हालात जल्दी डेवलप होते हुए नजर आ सकते हैं। तो जितनी उछाल आती है, यानी कि मैक्सिमम आप कितना जा सकता है, 820 850 के आसपास आते आते तो इसका दम भी निकल जाएगा। तो मुझे लगता है निकल जाइए। अगर आपने नहीं खरीदा तो बिल्कुल मत खरीदिए, सर्विस का इस्तेमाल जरूर करिए, फायदा जरूर लीजिए। बिल्कुल, तो पेटीएम कीजिए, लेकिन पेटीएम का स्टॉक मत खरीदिए। फोर्टिस अगला स्टॉक। आज फोर्टिस के शेयर में 1% से ज़्यादा की, 1.5% से ज़्यादा की गिरावट है। क्यों है? सब्सिडरी एगिलस डायग्नोस्टिक को नोटिस मिला है। ठीक है भाई, नोटिस मिला है। दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच ने कुछ कागजात मांगे हैं।
कंपनी की सब्सिडरी से। मोहल्ला क्लिनिक में किए डायग्नोस्टिक टेस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया। लीजिए भाई, आपने कोई जांच की थी, उसमें कोई गड़बड़ी कर दी थी, उसका आरोप है। दिसंबर 2023 तक 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सेवाएं दी, आय का 2% से कम हिस्सा है। तो कहना ये चाह रहा है कवि हमारा कि भाई इसमें आपने जो सेवाएं दी हैं वो 20 करोड़ की दी हैं, आय का बहुत कम हिस्सा है, तो स्टॉक पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी 1.5% से ज़्यादा असर पड़ा है। 3% तक की गिरावट आज दिन के कारोबार में दिखी थी, वहां से कुछ रिकवरी आई है। वो रिकवरी शायद इसीलिए आई होगी कि ठीक है, इतना बड़ा कारोबार है, अगर कोई एक नोटिस मिल भी गया है तो वो आय का बहुत कम हिस्सा है। सर, आपका क्या नजरिया है इस पर? हम फोर्टिस हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं, राइट? जी। जी, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस न्यूज का वाकई में आपने बिल्कुल सही कहा शुभम जी, कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। स्टॉक्स वापस अप ट्रेंड की तरफ है, और वैसे भी ये तो लॉन्ग टर्म बाय कॉल की तरफ है। नंबर्स बहुत स्ट्रांग हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये 550 की सीरीज में जाता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे न्यूज अगर आ जाए तो हम समझते हैं बढ़िया बात है। जब न्यूज ऐसी फैली हो तो बाय करने का मौका होता है, और जब न्यूज आ रही हो दूसरी तरीके की तो सेल करने का मौका होता है। तो 417, 415, 410, 405 बाय के लेवल, 380 का स्टॉप लॉस, और लॉन्ग टर्म पे 550 का टारगेट। शॉर्टर पीरियड में 400 का स्टॉप लॉस और टारगेट 470 रुपए। एक और स्टॉक है, राजीव जी कह रहे हैं तेजस नेटवर्क को और डिस्कस कर लीजिए। ठीक है, राजीव जी हमारे प्रोड्यूसर, राजीव जी का मानना है कि तेजस नेटवर्क में तीसरी तिमाही में कंपनी के घाटे में बढ़ोतरी हुई, घाटे में बढ़ोतरी हुई है, यानी ये घाटा और बढ़ गया है। 15 करोड़ रुपए था जो बढ़कर 44 करोड़ रुपए हो गया, 15 तिया 45, यानी लगभग लगभग आप कह लो 3 गुना इनका घाटा जो है बढ़ गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। यानी कि पिछले साल की जो क्वार्टर था उसमें 15 करोड़ था, इस साल के क्वार्टर में वो 44 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बढ़ गया है। 8 करोड़ के मुकाबले 8 करोड़ का कामकाजी घाटा। लीजिए, पहले मुनाफा था 8 करोड़ का, अब 8 करोड़ का कामकाजी घाटा हो गया। तो जो 8 करोड़ थे वो तो गए और 8 करोड़ के नुकसान में आ गए। Q3 में आए 274.6 करोड़ रुपए से 104% बढ़कर 560 हो गई। यानी कि आय तो आई, लेकिन खर्चे इतने ज़्यादा हो गए कि भाई वो प्रॉफिट में नहीं बचे, आय से ज़्यादा खर्चे हो गए। शेयर में आज 7% से ज़्यादा की कमजोरी दिखी है। सर, क्या नजरिया होगा आपका? कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है। 940 के ऊपर ये स्टॉक जाने वाला नहीं है। 815 चल रहा है, मौका मत छोड़िए। ये मत सोचिएगा कि ये करेक्शन पे वापस बाय का मौका देगा। अब ये 600 की सवारी करेगा, तो 215 रुपए बचते हैं यहां से गिरने के लिए। क्या करना चाहिए? निकल जाना चाहिए। मुझे लगता है आप एग्जिट होना शुरू हो जाइए। चलिए सर, तो आपको यहां से एग्जिट हो जाना। तो ये हमारा था आज का बजिंग स्टॉक सेगमेंट।